ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो? ठीक है, हम जो कल पढ़ा था उसको तुम लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, कल से कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इजी है। देखो कोल कैसे बनता है कि थ्योरीज ऑफ कोल फॉर्मेशन की, कोल फॉर्मेशन की कई सारी थ्योरीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले चीज में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कोल किस चीज के बारे में। देखो जब प्लांट्स है कि प्लांट्स चाहे वो पानी पे हो या जमीन पे हो, जब वो पानी के अंदर चला जाता है, स्वयं किसको कहते हैं? दलदल। तुम लोगों ने देखा है जहां पे थोड़ा पानी होता है वो रुका हुआ होता है। जब प्लांट्स जब उस दलदल में जाते हैं, वो उसके नीचे वाले हिस्से में जाते हैं, तो क्या उसके ऊपर सेडिमेंट भी तो आएगा ना, वो नीचे चला जाएगा, वो सड़ता जाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे उसके ऊपर दूसरा सेडिमेंट आएगा उस प्लांट के ऊपर, वो प्लांट के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं। उसमें से वो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और लास्ट में जब सारा पानी बाहर निकलता है तो वो प्लांट किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? कोल। बेसिक समझ आया? मेन चीज है प्लांट जब किसी तालाब के नीचे वाले हिस्से में जाएगा और उसके ऊपर सेडिमेंट्स आएंगे, तो वो प्लांट सेडिमेंट्स के प्रेशर की वजह से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। लगातार जब वो नीचे जाता है तो उससे पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, उस प्लांट के अंदर जो पानी होगा सब पानी बाहर आएगा। तो लास्ट में वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में। एक चीज याद रखना, मुझे बताओ प्लांट खाना बनाता है कि नहीं बनाता? खाने में क्या होती है? ग्लूकोज होती है ना। खाने में क्या होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कार्बन है कि नहीं? छोड़ो हाइड्रोजन को, कार्बन है कि नहीं? उसमें सारा पानी निकल जाएगा, हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो लास्ट में क्या बचता है? सिर्फ कार्बन ही बचता है। कोल कार्बन का बना होता है, समझो उसमें। जब प्लांट सड़ेगा ना, तुम लोग देख रहे हो अपने लेवल पे, वो काला पड़ जाता है। वो क्या बन जाता है? बिल्कुल काला। वो उसके लीव्स वगैरह ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी उसमें क्या बचा? सिर्फ कार्बन ही बचा हुआ है। बाकी सब कुछ नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, वाटर था, सब निकल गया उसके अंदर से, सिर्फ कार्बन ही बचा। उसको हम क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। कोल कैसे बना समझ में आया? अब दो थ्योरी से कोल के बारे में। स्वयं का मतलब समझ आया तुम लोगों को? स्वयं का मतलब क्या होती है? दलदल, जहां पर पानी थोड़ा सा हो लेकिन वो पानी क्या हो? रुका हुआ हो, है कि नहीं। अब इस दलदल के अंदर प्लांट्स दिखाई दे रहा है, ये प्लांट्स मर के इसी दलदल के जो नीचे वाले पानी में जाके रुकेगा। अब दलदल क्या है कि जब पानी रुका हुआ होता है ना, तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है। ठीक है, एक्वेरियम से भी देखा है, एक्वेरियम देखा है। अगर एक्वेरियम के पानी को 2 मिनट के लिए रोक दे, वो मछली उसी तरह मरेंगे जैसे हम 2 मिनट के बगैर ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं क्या हम? 2 मिनट, वैसे ही वो मछली भी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी जब घूमता रहता है तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर से सारे के सारे ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जब पानी रुकेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। अब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये जब पेड़ नीचे जाता है, वो वहां पे क्या हो जाता है? अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाती है। जैसे जैसे जब वो डिकम्पोज नहीं होती है तो वो फिर से उसके अंदर से पानी वगैरह निकल जाएगा, कार्बन वैसे ही बच जाएगा। अगर देखो मुझे बताओ डिकम्पोजिशन में क्या रिएक्शन होती है, किसी को पता है? जब डिकम्पोज होती है कोई चीज तो क्या रिएक्शन होती है, मुझे बताओ। कोई चीज अगर डिकम्पोज हो जाएगी तो क्या रिएक्शन होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रेड है, मैं उसको इधर फेंक के रख देता हूँ, कुछ दिन के बाद वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है कि नहीं? उस टाइम क्या रिएक्शन होता है? देखो सुनो क्या होगी, याद रखना ये चीज। कोई भी चीज है ना, सब में कार्बन है, कोई भी खाने में भी कार्बन है। ग्लूकोज है ना, खाना खा लेते हो, मैं एक ब्रेड लाता हूं, इस ब्रेड के अंदर कार्बन तो कंफर्म है, ग्लूकोज है कि नहीं? वो किसी और फॉर्म में होगा, सैक्रोज के फॉर्म में, अलग अलग उसके टाइप होंगे। इसको अगर ऑक्सीजन मिलेगा, है कि नहीं, ये क्या बनेगा? CO2 बनेगा। CO2 ये से ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ये चीज खत्म हो गया वहां पे, है कि नहीं? ऑक्सीजन होगा तभी सड़ता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो सड़ता नहीं है। समझो सड़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑक्सीजन। अब पानी के नीचे ऑक्सीजन होता नहीं है कि नहीं? वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? किसी के साथ भी नहीं जुड़ेगा। ऑक्सीजन ही नहीं है, पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं है। वो लकड़ी छोटे छोटे हिस्से तो हो गए टूटे, लेकिन उसके अंदर जो कार्बन है, क्या वो कार्बन सड़ेगा? वो लकड़ी सड़ेगी क्या? नहीं सड़ेगी वो, क्योंकि वहां कार्बन नहीं है। तो सारा का सारा कचरा निकल जाएगा। पानी में ऑक्सीजन नहीं है, सोयल में पानी रुका हुआ है तो कहां से ऑक्सीजन आएगा, है कि नहीं? तो लकड़ी नीचे पड़ा हुआ है, लगातार सेडिमेंट आ रहा है, वो बेचारा पीसा जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े होंगे,
सारा का सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन सब निकल जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ कार्बन, है कि नहीं। अगर इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होता, बाकी से कहीं से पानी आया इसमें, तो क्या हमें कोल बनता, फिर सड़ जाता है, फिर कोल नहीं बनता, है कि नहीं। जो कार्बन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनता और एटमॉस्फेयर में चला जाता, सीधी सी बात है। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो कार्बन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो कार्बन, वहीं पे ही रुक जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। देखो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, ये लकड़ी है, पानी के नीचे वाले हिस्से में ऑक्सीजन क्या होती है, नहीं होती है। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी के अंदर जो लकड़ी के अंदर जो कार्बन था, है कि नहीं, ग्लूकोज, क्या वो कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, नहीं जाएगा, तो वही भी रह जाएगा। हाइड्रोजन तो ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होकर जा रहा है, लेकिन कार्बन वही भी बच के रह गया। लेकिन अगर इस पानी में बाहर से पानी आया जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व था, तो इस लकड़ी में जो कार्बन है उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो क्या हमें कार्बन मिल सकता है, वो कार्बन जो था उसके अंदर वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हमें कोई कोल नहीं मिलेगा। समझो, अब समझ आया। देखो कोल बनने के लिए ऑक्सीजन होना नहीं चाहिए। अगर पानी में ऑक्सीजन होगा, उसके नीचे तुम लकड़ी तो क्या पूरे दुनिया के सारे प्लांट्स के लाके उसके नीचे डाल दो, उस पानी के नीचे वाले हिस्से में, वहां पे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो कार्बन नहीं बनेगा। कार्बन वो कोल बनने के लिए क्या चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। समझो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोज होना चाहिए। ऑक्सीजन ना हो और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, है कि नहीं, फिर सब कचरा निकल जाएगा, लास्ट में कार्बन बचेगा। कार्बन का एक बड़ा सा रॉक, उसको हम कोल कहते हैं। समझ आया, यही कार्बन। तो क्या होती है, एक तो टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला था हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं, और एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस था, जब नीचे जाएगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अब उबल के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन और कार्बन का लगभग तुम 3-4 किलोमीटर डेप्थ पे ले जाओ तो अभी वो नहीं उबलता, कार्बन वहीं पे ही बचा हुआ है। समझो, डायमंड का नाम सभी ने सुना है, किस चीज का बना है, किस चीज का बना है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। समझ आया कि नहीं आया, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड बनता बिल्कुल मेंटल में, कहां पे, मेंटल में। कार्बन हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। समझो, इसीलिए गोल बना। हाइड्रोजन वाइड्रोजन सब उस लकड़ी से निकल गया, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कार्बन बर्दाश्त करता है। अगर हम कोल को और ज्यादा नीचे लेके जाएंगे, कोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ग्रेफाइट में, उसके बाद डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, आर्टिफिशियल डायमंड कोल से बनाते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड किससे बनाता है, कोल से, क्योंकि कोल पूरा कार्बन का बना हुआ है। डायमंड को बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। वो कार्बन कहां से आएगा, कोल से, सीधी सी बात है। कोल को और टेम्परेचर लगाएंगे तो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और भी ज्यादा टेम्परेचर लगाएगा तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सारा का सारा कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, डायमंड। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरीज के बारे में। बेसिक्स में बताइए, देखो 2 तरह की थ्योरीज है हमारे पास, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोल कैसे बना है, कोल कैसे बना है। ओरिजिन ऑफ कोल के बारे में हमारे पास 2 थ्योरीज है, 2 थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल है। सबसे पहला थ्योरी है इन सीटू थ्योरी। इन सीटू में क्या होता है कि इन सीटू किसको कहते हैं, मुझे तो कोल किस चीज का बना है, प्लांट्स का, है कि नहीं। अगर वो प्लांट्स जहां पे वो तालाब थी ना, वहीं पे ही ग्रो किया और वहीं पे ही मर गया, तो उसको हम कहेंगे इन सीटू थ्योरी। इन सीटू थ्योरी क्या कहता है कि कोल जो है, जहां पे प्लांट ग्रो हो रहा है, एक जगह पे फॉर एग्जांपल पूरा जंगल है, हर साइड से फिर लकड़ी आके उस जंगल को दफना दिया, नीचे चला जाएगा, और नीचे और ज्यादा नीचे जाएगा तो वो सारी की सारी लकड़ी कोल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। उस थ्योरी को कहेंगे हम इन सीटू थ्योरी, क्योंकि वो लकड़ी जहां पे ग्रो कर रहे थे वही भी कोल में कन्वर्ट होगा। एक्स सीटू थ्योरी क्या कहता है कि वो जो प्लांट जिससे कोल बना, वो कहीं और से ट्रांसपोर्ट करके लाया गया, वहां पे पूरा जंगल था, है कि नहीं, फ्लड आया, सारे लकड़ी को तोड़ के लाया, यहाँ पे बड़ा सा डिप्रेशन था, उसके अंदर डाल दिया, उसके ऊपर और सेडिमेंट आए, टाइम के बाद वो सेडिमेंट मोटा होता जाएगा, और वो लकड़ी जिसके लेयर के अंदर वो लकड़ी थी वो नीचे चला जाएगा। प्रेशर जब बढ़ेगा, वो लकड़ी जो वहां से आके तालाब में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में, है कि नहीं। अब वो कोल
जिस लकड़ी से बना वो कहीं और से आया था, तो उस थ्योरी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट थ्योरी या एक्स-सी-पी थ्योरी, है कि नहीं। जिस लकड़ी से कोल बना, अगर वो उसी जगह पे पैदा हुआ है जहां पे कोल बन रहा है, तो उसको इन सिटू थ्योरी कहते हैं। एक्स-सी-पी थ्योरी कहता है नहीं, जिस लकड़ी से कोल बना वो लकड़ी कहीं और से आया है। इन सिटू थ्योरी कहते नहीं, जिस लकड़ी से कोल बना वो लकड़ी वहीं पे ग्रो कर रहा था और वहीं पे दफन हो गए, तो उसी से कोल बना। इन सिटू थ्योरी समझो स्मॉल। अब देखो इन सिटू थ्योरी क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। इन सिटू थ्योरी क्या कहते हैं, द प्लांट मटेरियल्स जो जमा हुआ उस स्वयं में, उस तालाब में, स्वयं या बॉक्स कहते हैं उस तालाब को, उस दलदल को, जो दलदल जमा हुआ है कि नहीं। प्लांट मटेरियल देखो इन सिटू क्या कहते हैं, सबसे पहले प्लांट मटेरियल कहां जमा हुआ, तालाब के अंदर। फिर क्या हुआ, वो बरीड हो गए, यानी वो दफन हो गए किसके अंदर, सेडिमेंट के अंदर। फिर जब वो बरीड होगा तो उसमें क्या बढ़ी, प्रेशर, और क्या हुआ, हीट यानी टेम्परेचर, और क्या हुआ, कंप्रेस भी होगा ना। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज होगा। लेकिन डिकम्पोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा कि एब्सेंस में होगा, एब्सेंस में, क्योंकि जितना नीचे जाओगे नीचे ऑक्सीजन नहीं है। समझ आया कि नहीं आया। प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे ऑक्सीजन डिकम्पोज हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, लेकिन किस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं। फिर क्या हो रहा है, प्लांट मैटर वो टाइम के साथ साथ, है कि नहीं। कह रहा है कि सबसे पहले प्लांट कहीं पे जमा हुआ किसी तालाब में, फिर सेडिमेंट के नीचे दफन हुआ, फिर इसके बाद उस प्लांट की ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ा, उसका प्रेशर भी बढ़ा, और क्या हुआ, और वो डिकम्पोज हुआ, है कि वो प्लांट क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बगैर। फिर क्या बना, जब वो बहुत ज्यादा डेप्थ पे चला गया, सबसे पहले उसमें से पीट बना। पीट कहते हैं कि पार्शियली डिकम्पोजिट प्लांट है, लेकिन वो प्रॉपर डिकम्पोज अभी आ जाएगा, रुको रुको, वो अभी बाद में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पीट का बाद में, पीट देखो याद रखो, ब्रेड सड़ा हुआ है कि नहीं। अगर आधा सड़ा हुआ, केला हम खाते आलू, कुछ हिस्सा ब्लैक कलर का हुआ होता है, कुछ ठीक होता है, वो पार्शियली डिकम्पोजिट, आधा अधूरा सड़ा हुआ। अगर हमें प्लांट आधा अधूरा सड़ा हुआ होगा तो उसको पहले पीट बनते हैं, फिर अच्छी तरह से सड़ा हुआ देखना है, फिर और भी अच्छी तरह से सड़ा हुआ, उसको हम हायर डिकम्पोज। समझ आया। यहाँ पे आप सिर्फ एंड फॉर्म कोल लिख सकते हो, पीट इनको हटाओ, सीधे फॉर्म स्कूल, बस, है कि नहीं। समझ लो सुनो, फॉर्म्स कोल, ठीक है, समझ आया। देखो प्लांट मटेरियल कहीं किसी तालाब में जमा हो जाता है सबसे पहले इस थ्योरी के हिसाब से, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट पड़ने की वजह से बड़ी हो जाते हैं, यानी वो दफन हो जाते हैं, और भी सेडिमेंट आए कि वो नीचे चला जाता है। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो उसके अंदर से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। गन्ने का जूस देखा सभी ने, मशीन के अंदर दबाने से पानी निकल के आ जाता है, ठीक है, सारा पानी उसमें निकल जाएगा, और वो प्लांट क्या होगा, डिकम्पोज होगा, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्योंकि जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। फिर लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्म कोल। समझ आया कि नहीं आया। ये है हमारा इन सिटू। अब इसमें आपको इतना ही लिख के नहीं बैठना, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम एक तो पहला वाला डायग्राम अगर आप देखोगे, ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम याद है, ये इन सिटू थ्योरी है। प्लांट वहीं पे ग्रो कर रहे जहां वो तालाब था, देख रहे हो। ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा। समझ आया। सबसे पहले इस तरह का एक स्वयं होगा, उसके यानी पानी का हो, उसके अंदर प्लांट उगा हुआ है। फिर दूसरे पे तुम ये इसके अंदर और पानी भर गया, तीसरे पे इसके ऊपर सेडिमेंट मर गए और उसके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, और प्रेशर बढ़ने की वजह से सारा का सारा ये बाहर चला गया। पांचवें में लास्ट में सिर्फ सब कचरा ऊपर चला गया, क्या बचा हमारे पास, गोल बचा। ये इन सिटू थ्योरी है। समझ आया। अब एक्स सिटू थ्योरी क्या कहते हैं, देखो फिर से वही वाला, प्लांट मटेरियल कहीं पे एक्यूमुलेट हुआ, है कि नहीं, प्लांट कहीं पे एक्यूमुलेट हुआ, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्स आए, उसके ऊपर क्या हुए, सेडिमेंट्स आए। सेडिमेंट्स आए तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, कंप्रेशन हुआ, डिकम्पोजिशन भी हुआ, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, कोल में। लेकिन जो प्लांट था वो क्या यहीं पे ग्रो कर रहा था, नहीं, आपको शो करना पड़ेगा प्लांट को यहाँ पर, फिर यहाँ से इस तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। किसी चीज ने उसको उठा के इस तालाब में लाया, आपको तालाब के अंदर ट्री शो नहीं करना है, कहीं और माउंटेन के ऊपर ग्रो किया है, फिर यहाँ से दरिया चल रही है, वो दरिया उस लकड़ी को लेके आ रहा है और यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। समझ आया कि नहीं आया। डायग्राम बना सकते हो नहीं बना सकते, देखो क्या हुआ, देखो ड्रिफ्ट थ्योरी या एक्स-सी-पी थ्योरी क्या कहते हैं। फिर ये वाला प्लांट मटेरियल्स, ठीक है ना, प्लांट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड फ्लड। सबसे पहले प्लांट के टुकड़ों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है,
रिवर और फ्लड ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज डिपॉजिटेड इन द लो लाइन एरिया, डिपॉजिटेड इन द लेक्स या ओशंस में उसको क्या कहते हैं फिर, या बॉक्स में उसको डिपॉजिटेड इन द स्वैम्प्स लिखो। लो लाइन एरिया मींस डिप्रेशंस है कि डिप्रेशन में उसको डिपॉजिट करते हैं। आप यहाँ पे लो लाइन एरिया की जगह ब्रैकेट में आप वही बनाओ, क्या लिखते हैं यहाँ पर, स्वैम्प्स, है कि नहीं, क्योंकि स्वैम्प हमेशा नीचे होता है ना, स्वैम्प्स में भी डिपॉजिट हो गया। फिर क्या हुआ, प्रेशर, फिर बरीड बाय सेडिमेंट। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्रेशर एंड हीट कंप्रेस, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज, हीट इंक्रीज, कंप्रेशन इंक्रीज और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट हुआ विद प्लांट मैटर विद टाइम के साथ साथ। फिर क्या हुआ, फॉर्म। समझ आया कि नहीं आया? सिर्फ फर्क क्या होता है पहले वाली लाइन में, यहाँ पे देखो प्लांट एक्यूमुलेट्स इन द स्वैम, है कि नहीं, प्लांट स्वैम में जमा हो गए। वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र है पहले वाले में, दूसरे वाले में किस चीज का जिक्र है, ट्रांसपोर्ट। देखो प्लांट ट्रांसपोर्ट एंड एक्यूमुलेट्स इन द स्वैम, ट्रांसपोर्ट किसने किया, समझ आया कि नहीं आया? इसका भी आप बना सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो, आधे पेज में ये आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट वाइज लिखना और वो डायग्राम बनाना, एक पेज हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब है कंबाइंड थ्योरी, तीसरा वाला थ्योरी क्या है, कंबाइंड थ्योरी। जब हम फील्ड में जाते हैं, अब देखो सबसे, अब हाँ एक और चीज है उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, कल किया तो था लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे सेडिमेंट्स के लेयर है कि नहीं, बहुत सारे सेडिमेंट्स के लेयर है, इनमें से एक के अंदर कोल है, ये वाला ये कोल है कि इसके अंदर ये कोल का लेयर है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो कोल इसके अंदर है वो इन सिtu थ्योरी से बना है कि एक्स सिtu थ्योरी से, वो कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? ये जो कोल है कि नहीं, ये इस जिस प्लांट से ये बना, ये प्लांट कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आया या ये यहीं भी ग्रो कर रहा था, है कि नहीं? यानी ये इन सिtu थ्योरी से बना कि एक्स सिtu थ्योरी से बना, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? समझ आया कि नहीं आया? उसको पता करने के हमारे पास दो तरीके, सिंपल सी तरीका है कि नहीं। पहले हम क्या देखेंगे, एरिया नहीं, देखो क्या करते हैं कि हम इस कोल बेड को ठीक से उसके पास जाते हैं, और हम उसके पास जाते हैं। अगर इस कोल बेड के अंदर, वो बेड जिसके अंदर कोल होगा, अगर इसके अंदर हमें अच्छा ट्रीज के सड़े हुए ट्रंक्स मिले और वो वर्टिकली हो, ये वो कोल का बेड में इसको बड़ा करके इधर बनाता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल वही वो कोल वाले बेड को मैंने मोटा किया, ठीक है ना। अगर हमें इस कोल बेड के अंदर इस तरह ट्री का ट्रंक बट वो सड़ा हुआ है कि नहीं, वो अगर वर्टिकली होगा और उसमें रूट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन वो रूट सड़ा हुआ कि जिंदा होगा, सड़ा हुआ होगा ना, वो रूट कोल में कन्वर्ट हो चुका होगा। बहुत सारे इस तरह के अगर हमें मिले, ये किससे बना होगा, इन सिtu थ्योरी, है कि नहीं? समझो उसको, क्योंकि जहां ग्रो कर रहा था वहीं भी उसको दफन कर दिया। समझो समझो, हाँ छुदा मशहूर। अगर कोल बेड के अंदर हमें इस तरह से मिले, है कि नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इन सिtu थ्योरी से बना, ठीक है ना। इफ ए कोल बेड, देखो आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसका क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसका इसमें हमें क्या लिखना है कि एक और पॉइंट लास्ट में इसमें ऐड करना है, लास्ट वाला पॉइंट इसमें ऐड करना है, उस ये दोनों के लिए वाला पॉइंट, टू डिटरमाइन, टू चेक लिखो, टू चेक वेदर कोल बेड is formed to check whether a coal is formed to check if a coal is formed through in situ theory, formed by in situ theory, ठीक है ना। अच्छा ये भी छोड़िए, इफ ए कोल बेड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इन सिtu थ्योरी, लिखो इफ ए कोल बेड, इसलिए मैं बोलता हूं पेंसिल अपने पास रखना, समझ रहा, और रबर और वो होना चाहिए, अभी हायर स्टडीज में, समझ रहा। इफ ए कोल बेड इज फॉर्म्ड ड्यू इन सिtu थ्योरी, यहां पे देखो यहां लिखना है नेक्स्ट, इफ ए कोल बेड इज फॉर्म्ड थ्रू इन सिtu थ्योरी, इट विल कंटेन्स
वर्टिकल ट्रंक्स है ना, वर्टिकल डिकम्पोजिट ट्रंक्स with roots, with decomposite roots। समझ आया? ग्रुप में लिख पाओगे कि ये डायग्राम बना पाओगे? ये डायग्राम पक्का बनाना ये वाला लाइन लिखने के बाद, ठीक है। अगर मैंने बोला था ना पूर्वथम में कोल एक जगह पे पाया गया है, वो ऐसे ही कुछ जियोलॉजिस्ट आए, वो लोग वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स के लेयर है ना पूर्वथम में, तुम देखा होगा। अगर हम थोड़ा सा बरू से आगे, बरू में भी वो दिख जाता है, वो थोड़ा सा बरू से आगे निकल जाता है, वो ब्रिज में जहां से हॉस्पिटल की तरफ जाता है, वहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स के लेयर है। तो जहां हमें फॉसिल मिला था वो कुर्बाथम का एक एक्सटेंशन है, लेकिन उसमें तुम लोग बहुत सारे लेयर देखोगे। कुछ लेयर्स के अंदर क्या होगी, एक कोल मिला है, उन्होंने जेसीबी से खोला था फॉसिल निकालने के लिए, तो वहां एक बेड के अंदर कोल मिला। अब हमें ये पता लगाना कि वो इन सीटू से बना कि एक्स सीटू से बना है, तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां जाके देखना पड़ेगा। हम वहां जाके देखेंगे वहां जो प्लांट्स है उसके अंदर जो सड़े हुए हैं वो वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली। समझ आया कि नहीं आया? ये लिखना समझ आया? और ये डायग्राम बना सकते हो। अब नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट वाला क्या लिखना है देखो, ड्रिफ्ट थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड करना है यहाँ पर, फिर वही वाला पॉइंट क्या लिखा था ड्रिफ्ट थ्योरी में, इफ ए कोल बेड इज फॉर्मेड थ्रू एक्स-सीटू थ्योरी, इफ ए कोल बेड इज फॉर्मेड थ्रू एक्स-सीटू थ्योरी, ये यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट ड्रिफ्ट थ्योरी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, इफ क्या लिखा, एक्स-सीटू थ्योरी इट विल कंटेन्स, यही लिखा हुआ है, हाँ हॉरिजॉन्टल, हाँ डिकम्पोज्ड ट्रंक्स विदाउट रूट। क्योंकि देखो तुम लोग देखा होगा, इधर देखो जब फ्लड आती है तो तोड़ के लेके आता है, ज्यादातर तौर पर रूट वहीं पे रह जाता है, ट्रंक से टूट के ट्रंक आ जाता है पानी के साथ, है कि नहीं। एक तो हॉरिजॉन्टल होगा प्लस क्या होगा, जरूरी नहीं पूरा हॉरिजॉन्टल हो, इनक्लाइन, लेकिन वर्टिकल नहीं होगा और रूट उसका नहीं होगा। समझ आया? ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड विदाउट रूट, ठीक है ना। फॉसिल ट्रीज लिखा, क्या लिखा, बस ठीक है, समझो उसमें ये वो थ्योरी समझ आया। कंबाइंड थ्योरी क्या कहते हैं, अब देखो अगर हम प्रथम वाला देखेंगे ना, वहां पे क्या होता है कि कुछ प्लांट वहीं पे ही ग्रो हुआ, कुछ प्लांट कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाया। अब उस कोल बेड में तो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल है, तो उस कोल बेड को हम क्या किस थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, कंबाइंड थ्योरी। अगर एक कोल बेड में हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी, दोनों प्लांट है, तो कहेंगे वो कंबाइंड थ्योरी से बनाओ। कंबाइंड थ्योरी में क्या होता है, इन सीटू प्लस एक्स सीटू थ्योरी, ठीक है, समझ आया? समझो, ये था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल के बारे में, ये हमारी यूनिट 1.2 में है, 1.2 में। अब देखो हम 1.1 में आए, हाँ 4.1 में आएंगे, ठीक है। कोल कैसे बना समझ आया? ठीक है, अब देखो अब हम आएंगे यूनिट 4.1 में, है कि नहीं। 4.1 में एक टॉपिक है रैंक ऑफ कोल, रैंक ऑफ कोल। अब देखो पहले इधर सुनो, जब वो प्लांट वो जब नीचे चला जाएगा, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने बोला था हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सबसे पहले पानी उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर बन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजन निकल जाएगा, फिर सल्फर निकल जाएगा। कार्बन बेचारा अभी वहीं पे डर के खड़ा है टेम्परेचर के अगेंस्ट। क्यों? कार्बन के पास ताकत है हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की। समझो उसको। तो अब देखो क्या है कि अब सुनो इधर देखो, अब रैंक ऑफ कोल यानी रैंक जिसको लोग बोलते पावर ऑफ कोल। रैंक ऑफ कोल मींस पावर ऑफ कोल, कि एक कोल के अंदर कितना एनर्जी है, एक कोल के अंदर कितना एनर्जी है, यानी पावर। रैंक ऑफ कोल मतलब पावर ऑफ कोल, पावर ऑफ कोल। वो सब रैंक ऑफ कोल की हम क्या हुआ, इसका मतलब पावर ऑफ कोल। रैंक ऑफ कोल मींस पावर ऑफ कोल, ठीक है। मैं लिख देता हूं, रैंक ऑफ कोल क्या होता है, मींस पावर ऑफ, या आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है।
डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन भी, ये दोनों आएगा। रेट ऑफ कोल मींस पावर ऑफ कोल और डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। अब देखो मुझे एक बात बताओ, लाल बोलकर देखो, जैसे जैसे वो प्लांट नीचे जाएगा डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिकम्पोजिशन के वक्त क्या होती है मुझे बताओ? डिकम्पोजिशन में क्या होता है? सुनो मेरी बात, देखो लाइनर देखो, लाइनर देखो, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाती है। समझो समझो, डिकम्पोज चावल जब सड़ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फिर भी चावल रहता है क्या सड़ने के बाद? वो किसी ऐसे चीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम नहीं खा सकते। डिकम्पोजिशन समझो समझो, है कि नहीं? तो मुझे बताओ, तुम एक वो तुम लोग आटे का वो गूंथते हो ना, है कि नहीं? जब उसको धूप में रखते हो, एक दिन रखो थोड़ा सा सड़ जाएगा, 2 दिन रखो और ज्यादा सड़ेगा, 3 जितना तुम ज्यादा रखोगे वो ज्यादा सड़ जाता है, उसमें फिर बू आने लगती है। देखा कि नहीं? कैसे सुना ये चीज? अब नेक्स्ट देखो जरा, सबसे पहले रैंक ऑफ कोल यानी क्या बोला मैंने? पावर ऑफ कोल, है ना जी? सबसे पहला आता है पीट। पीट किसको कहते हैं? जब 1 किलोमीटर की डेप्थ पे वो प्लांट चला गया, थोड़ा सा हीट और थोड़ा सा प्रेशर बना, वो पार्शियली डिकम्पोज हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसके अंदर देखो, इधर सुनो, जिस चीज के अंदर ज्यादा कार्बन होगा ना वो ज्यादा एनर्जी, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। कार्बन, जिस कोल के अंदर ज्यादा कार्बन होगा उसके पास क्या होगा? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर होगा, है कि नहीं? पीट के पास क्या होता है कि देखो, वो जो ही प्लांट रखो वो थोड़ा 10 या आधा किलोमीटर तक नीचे जमीन के नीचे चला, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा तो उसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, है कि नहीं? बट फिर भी पानी उसके अंदर 50 से 60% 70% पानी उसके अंदर फिर भी बचा हुआ रहता है कि नहीं? उसमें से कार्बन थोड़ा सा ही होता है क्योंकि पानी ज्यादा है कि नहीं? तो उसमें से कम हीट, पानी होगा तो हीट ज्यादा कम निकलेगा, कम हीट निकलेगा। यार मुझे एक बात बताओ, सूखी लकड़ी को जलाने से हीट ज्यादा मिलता है कि गीली लकड़ी को जलाने से हीट निकलता है कि नहीं? लकड़ी अगर गीली होगी तो क्या उसमें से हीट निकलेगा? वो जलेगा ही नहीं। समझो देखो, पीट क्या होती है? लोवेस्ट रैंक ऑफ कोल है। ये किस चीज का बना है? पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, प्लांट का बना है, लेकिन वो प्लांट डिकम्पोज तो हुआ है लेकिन प्रॉपर्ली डिकम्पोज नहीं हुआ, पार्शियल आधा अधूरा डिकम्पोज हुआ है कि नहीं? उसको हम पीट कहते हैं। उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर वेपर उसमें क्या है? बहुत ज्यादा है। कितना है? 50 to 70%। कार्बन उसमें बहुत कम है, ठीक है? दूसरी चीज है लो हीट वैल्यू, उससे बहुत कम हीट बाहर आएगा क्योंकि पानी होगा तो जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो क्या हीट आएगा? समझ आया कि नहीं आया? समझ आया हो? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दूसरा आता है लिग्नाइट। दूसरा क्या आता है? लिग्नाइट। अब 1 किलोमीटर से और भी थोड़ा सा अंदर चला गया, अब टेम्परेचर और प्रेशर और बढ़ा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो और पानी बाहर आएगा, है कि नहीं आएगा? नीचे जाते तो टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? तो उसमें से पानी बाहर आएगा। वो सूखेगा कि नहीं सूखेगा? वो लकड़ी थोड़ा सूख जाएगा ना, उसमें से पानी पहले 50 से 70 था ना, अब रहेगा 40 से 50% पानी। पहले के मुकाबले में पानी थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता है उसमें कार्बन इंक्रीज होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें कार्बन आया, थोड़ा सा कार्बन आएगा तो अच्छा उसका देखो क्या होता है? लिग्नाइट कंप्रेस्ड पीट, वही पीट वही सड़ा हुआ प्लांट, लेकिन उसको क्या किया? कंप्रेस किया। कंप्रेस करेंगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा। जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर लेयर्स आता है कि नहीं आता है? तुम लोगों ने स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज के हाथ में दबाओ तो उसमें स्पॉन्ज के लेयर्स बनेंगे, समझो स्पॉन्ज। तो यानी कंप्रेसिव पीट को हम क्या कहते हैं? लिग्नाइट। वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। आप देखो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 50 से कम होगा, मॉइस्चर कंटेंट उसमें कितना है? 40 से 50%, है कि नहीं? हीट कितना है? हायर देन द पीट। पीट जितना हीट देता था उससे थोड़ा ज्यादा हीट देगा। क्यों? क्योंकि पानी थोड़ा सा कम हुआ और कार्बन थोड़ा सा बढ़ा, है कि नहीं? कार्बन थोड़ा सा बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा बिटुमिनस। पी और लिग्नाइट समझो उसको, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्या बोल रहे हो? ज्यादा हुआ? ये तो इजी है, अच्छा वाला है, ये वाला कंप्लीट करेंगे। देखो इस बिटुमिनस वाला हम नहीं करेंगे, ठीक है? सब बिटुमिनस वाला करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे बिटुमिनस वाला। तीसरे रैंक पे कौन सा आता है? बिटुमिनस वाला। अब बिटुमिनस ये हाई रैंक ऑफ कोल है। हाई रैंक मतलब इसमें से ज्यादा एनर्जी निकलता है, समझ आया? ज्यादा एनर्जी निकलने का मतलब इसमें पानी कम होगा कि ज्यादा होगा?
कार्बन ज्यादा होगा कि कम होगा? समझो उसमें, इसमें ज्यादा कार्बन है। क्लीन बर्निंग इतना ज्यादा है कि उसमें कोई कचरा नहीं है, मेनली ज्यादा उसके अंदर कार्बन है। ठीक है, और क्या है? हाई हीट वैल्यू, बहुत ज्यादा हीट उसमें से निकलता है। समझ आया? मॉइस्चर कंटेंट इसमें कितना आता है? इसमें मॉइस्चर कंटेंट आएगा 20 to 50%, 20 to 40%, इतना इसमें H2O आता है। ठीक है, अभी वो टेबल दिखाऊंगा ना कल वाला, तो ये उसका ये शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, समझ उसको। अब नेक्स्ट आता, जब और भी ज्यादा डेप्थ पे जाएगा तो सारा का सारा पानी निकल जाएगा, सल्फर सब निकल जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब के सब जितने भी कचरा है उस लकड़ी में से सब निकल जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? कार्बन। क्या बचेगा? सिर्फ कार्बन बचेगा, है कि नहीं? अब देखो, एंथ्रासाइड नाम का ये है कोल, सबसे हाई रैंक वाला कोल कौन सा है? एंथ्रासाइड। ठीक है, एंथ्रासाइड सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल है। क्यों इसको हाईएस्ट रैंक बताया गया है? एंथ्रासाइड को हाईएस्ट रैंक में दिया गया है, ज्यादा एनर्जी निकलता है। मैंने बोला रैंक का मतलब क्या बोला था? पावर ऑफ कोल। इसके बाद बहुत ज्यादा पावर होगा, है कि नहीं? इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसकी डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन लो होगी कि हाई होगी? हाई होगी, बहुत ज्यादा होगी। वो प्लांट बिल्कुल खत्म हो गया, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। उस चीज को हम क्या कहते हैं? कोल, कंप्लीट कोल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन देखो हाईएस्ट हार्डेस्ट तो वो ज्यादा सख्त होगा क्योंकि हाई प्रेशर पे बना है। दूसरा शाइनी होगा और ब्लैक कलर का होगा। तीसरा क्या होगा? हाईएस्ट हीट वैल्यू, हीट बहुत ज्यादा होगा। वाटर कंटेंट देखो H2O इसमें कितना होता है पता है? मॉइस्चर 90 कितना बोलते हैं? 0 to 5%, 0 से 5% ही इसके पास H2O बहुत कम है, ना के बराबर। लेकिन कार्बन कितना होगा? 95 to 100%, इतना कार्बन होगा। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा एनर्जी। समझ आया? ठीक है, अब एक मिनट, ये लिखा, ये नोट्स में भी मिल जाएगा। मैं उनका डायग्राम शो कर रहा था मुझे, क्या नाम था इसका? रेंक ऑफ कोल। देखो इधर, अभी जो हमने पढ़ा उसको हम एक टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं, है कि नहीं? अब इधर देखो ना, रैंक ऑफ कोल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लोवेस्ट रैंक कौन सा वाला है? पीट, है कि नहीं? पीट के अंदर मॉइस्चर कितना होता है? 80%, बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर क्या होता है? H2O, है कि नहीं? वो बहुत ज्यादा है। और पीट के अंदर वोलेटाइल, वोलेटाइल किसको कहते हैं? सुनो देखो ना, वोलेटाइल में क्या क्या आता है? लिखो वही पर। वोलेटाइल में आता है एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। समझ आया? यह है वोलेटाइल। मॉइस्चर में आता है हमारा H2O। समझ आया? ठीक है, और हाइड्रोजन भी आएगा। वोलेटाइल में क्या आएगा? हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनको हम वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, वोलेटाइल कितना परसेंट है? 9%, है कि नहीं? और कार्बन कितना है? 5%, यानी कार्बन, प्योर कार्बन कितना परसेंट है? 5%। डेप्थ है लेस देन 1000 मीटर। ये देखो ये मीटर है ना, 1000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बराबर होता है यार। वो जरा लेस देन 1 किलोमीटर के डेप्थ पे होगा तो हमें क्या बनेगा? पीट। प्लांट को जब वो लेस देन 1 किलोमीटर के डेप्थ पे होगा तो वो साइड के क्या बनेगा? पीट। अब 1000 से ज्यादा जाएगा, अच्छा सॉरी आपको, हाँ 1000 से आपको 1000, सॉरी हम इसको बोलेंगे 500 मीटर तक। ठीक है, 0 से 500 मीटर के डेप्थ पे होगा तो हमें पीट बनेगा। 5 से 1000 के बीच में होगा तो हमें क्या बनेगा? लिक्विड में 55% क्या है? मॉइस्चर। अब निकल के चला गया क्योंकि वो नीचे जा रहा है कि नहीं? और उसमें वोलेटाइल मीटर कितना है? थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 20%। कार्बन कितना है? से देखो कार्बन बढ़ रहा है कि नहीं? और वो 500 से 1000 तक। ठीक है, समझ आया? उतना मीटर डेप्थ है कि नहीं? नेक्स्ट आता हमारा बिटुमिनस वाला, बिटुमिनस, है कि नहीं? बिटुमिनस में तुम देख सकते हो मॉइस्चर कंटेंट 2% बचा हुआ है। पानी बहुत कम, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ पे चला गया। जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं?
उसमें ये वोलेटाइल कितना होगा 36%, कार्बन कितना है 6, बहुत ज्यादा कार्बन होगा, और उसके वो लगभग 1000 से 5 किलोमीटर की डेप्थ पे हमें क्या मिलता है विटामिन एस वाला। समझ आया? विटामिन एस के बाद लास्ट में आता है एंथ्रासाइड वाला। लास्ट में क्या है एंथ्रासाइड। देखो एंथ्रासाइड में मॉइस्चर कितना परसेंट है 1%, सिर्फ 1% है कि बहुत कम है, 1% की क्या वैल्यू है, ठीक है। वोलेटाइल मैटर भी बहुत कम है, सारे के सारे क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो सब उड़ के चले गए, है कि नहीं। कार्बन कितना परसेंट है 87%, या आप 90% तक लिख सकते हो। मोर देन 5000 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से ज्यादा ये बनता है। समझ आया? रुको अभी रुको, बात मत करो, रुको क्या हो रहा है अभी टाइम है ना हमारे पास। तो क्या हुआ उससे नहीं, छोटा सा चीज बचा हुआ, देखो नीचे, यही इसी को रिपीट करना है ना, इसी को रिपीट करना है, वो ज्यादा नहीं है। लेकिन कौन सा वाला देखो, अब देखो यूनिट 4.2 का पहला वाला पार्ट, उसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। क्या लिखा हुआ है देखो सुनो, 4.1 में एक तो था रेंज ऑफ कोल, 4.2 में लास्ट वाला हिस्सा है थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, 4.2 का पहला वाला हिस्सा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। तो कोल को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन कोल आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, एक पीट, लिग्नाइट, ब्यूटाइल और एंथ्रासाइड। पहला क्लासिफिकेशन लिखो ऑन द बेसिस ऑफ मेरे पास है 4.2 का पहला वाला है, 4.2 का पहला क्लासिफिकेशन वाला था लिखा था कहां से ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। ये तो किया था हमने, कहाँ रख दिया, वो इजी है, वहां पे लिखा है ना, तो सिलेबस में देखो 4.2 में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, है कि नहीं। तो देखो कोल को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। पहला कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन या ऑन द बेसिस ऑफ रेंज के बेसिस पे, है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रेंज या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। लिखो कोल हैज बीन क्लासिफाइड लिखो पहला, नीचे लिखो पहला ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो ना ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, उसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन का समता हाँ कोल हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन इनटू 4 ग्रुप्स। एक है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। समझ आया? ये किसके बेसिस पे, ये चार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक बार फिर से करता हूं, कहां चला गया यार ये, देखो ना, on the basis of degree of decomposition coal has been classified into 4 groups। पहला वाला पीट, दूसरा वाला लिग्नाइट, तीसरा वाला बिटुमिनस, चौथा वाला एंथ्रासाइड। अब पता है कि क्यों नहीं बैठ सकते ना, अब तो इनको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, यही वाला फिर से। समझ आया? अब दूसरा चीज है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दूसरा वाला ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन chemical composition coal are classified into 2 groups। तुम लोग को याद है मैंने बोला था मेसरल्स के बारे में, केरोजन के बारे में, है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो है हम मेसरल के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखें, ठीक है। तो इतना याद रखो, यूनिट 4.1 में है व्हाट इज कोल जियोलॉजी,
तो आई स्टडी अबाउट द कोल राजस्थान वगैरह जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल की जगह कोल लिख देना चल जाएगा। स्कोप वाला तो खुद लिख लोगे। मेन इंपॉर्टेंट है रैंक ऑफ द कोल, दूसरा इसमें से थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। ये 3 टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल का आधा पार्ट करा दिया, जो आधा पार्ट बचा वो कब करेंगे? कल संडे है ना, मंडे को करेंगे। इसलिए मैंने पूछा था, मुझे पता था तुम लोग कल करो।